हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एल के ग्रुप पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्या में हमने पढ़ा 1.1 और 1.1 में यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय थी उसके प्रयोग से हमने ये प्रश्नावलियों का अध्ययन किया। आगे हम जो आज पढ़ने वाले हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यानी प्रश्नावली जो आपकी है इसमें प्रश्नावली 1.2 और जो प्रश्नावली 1.2 है, इस प्रश्नावली 1.2 में जो प्रमेय है 1.2 प्रमेय, यानी इस प्रमेय का जो नाम है वो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है ये किसने दी थी। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की जो देन है वो है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने ये प्रमेय दी थी और कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणित का राजकुमार भी कहा जाता है। ये छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं परीक्षा में। यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय किसने दी? कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने। और कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणित का राजकुमार भी कहा जाता है। कार्ल फ्रेडरिक जो गॉस थे अपने समय के जो 3 महान गणितज्ञ थे, एक तो स्वयं कार्ल फ्रेडरिक गॉस हो गए, दूसरे थे आर्किमिडीज, और तीसरे थे न्यूटन। इनमें इनका नाम आता है। यानी कार्ल फ्रेडरिक गॉस अपने समय के 3 महान गणितज्ञ कार्ल फ्रेडरिक गॉस, आर्किमिडीज और न्यूटन, इनमें इनका नाम शामिल किया जाता है। अब देखिए जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है ये क्या है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने इसमें बताया कि कोई भी भाज्य संख्या हो, कोई भी भाज्य संख्या के गुणनखंड या गुणनफल करने पर अभाज्य संख्या के रूप में प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी भाज्य संख्या है और भाज्य संख्या की यदि हम गुणनखंड या गुणनफल करेंगे तो अभाज्य संख्या के रूप में प्राप्त होंगे। अब देखिए इसका जो एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मान लो मेरे पास एक संख्या है 20, ठीक है। 20 क्या है? एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। और जब 20 के हम गुणनखंड करेंगे तो 20 के गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 का भाग लगाएंगे, कितनी बार गए इसमें? 10 बार।
फिर 2 का लगाएंगे 5, फिर 5 का लगाएंगे 1। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे इसमें कि इसके जो गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 5। अब ये सभी जो इसके गुणनखंड है ये क्या है, अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या। अब देखिए इसमें जो भाज्य और अभाज्य संख्याएं हैं तो उनके बारे में भी हम थोड़ी सी एक चर्चा कर लेते हैं, छोटी सी चर्चा कि भाज्य और अभाज्य होता क्या है। मतलब भाज्य जो संख्या होती है ऐसी संख्या जिसमें अन्य संख्याओं का भाग जाए, अन्य संख्याओं का भाग जाए। ऐसी संख्या जिसमें अन्य संख्याओं का भी भाग जाए। जैसे कि देखो 4 संख्या, 4 में 2 का भी जाता है, 4 का भी, 6, 8, 9, 10, तो ये ऐसे चलती रहेंगी। ठीक है। अब इसके बाद में बात करें हम अभाज्य संख्याओं की, तो अभाज्य संख्या क्या होती हैं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें खुद का ही भाग जाए, यानी अभाज्य जो संख्या होती हैं यानी स्वयं का भाग जाए। स्वयं का भाग जाए। अब देखिए जो अभाज्य संख्या होती है इसमें यदि इनका एग्जाम्पल लें हम, तो मैं इस साइड में लिख देता हूँ कि एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 और 47, ये 50 तक हो गई। तो ये संख्या देखिए 2 में 2 का ही भाग जाएगा, 3 में 3 का ही जाएगा, 5 में। लेकिन जो 1 होती है, नंबर 1 यानी एक संख्या, इसमें न तो देखो इसको न तो भाज्य माना जाता है, न ही अभाज्य माना जाता है। तो आपको सभी को समझ में आ गया कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। ये कार्ल फ्रेडरिक गोस की देन है। और कार्ल फ्रेडरिक गोस ने बताया कि कोई भी भाज्य संख्या के गुणनखंड या गुणनफल करें तो अभाज्य संख्या के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे 20, ये क्या है, भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या के जब हमने इसमें गुणनखंड किए तो इसके जो गुणनखंड है वो अभाज्य संख्या के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें आगे देखिए सबसे ज़्यादा जो भाग जाता है वो किन किन नंबरों का जाता है, वो आपको इसमें ध्यान रखना है। एक तो 2 का, 3 का, 5 का, कम से कम ये नियम आपको याद होनी चाहिए। 2 का भाग किस में जाता है, जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। ठीक है। और 3 का भाग किस में जाता है, यानी अंकों को जोड़ दो इसमें, अंकों के जोड़ में 3 का भाग जाए तो 5 का, यानी इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इकाई का अंक होना चाहिए 0 और 5। ठीक है। अब देखिए हम 3 वाले की बात करते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास एक संख्या 18। अब इसमें देखना है कि इसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो हम 1 + 8 करके देखते हैं। तो ये क्या आ गया, 9। तो 3 9 के पहाड़ी में आते हैं, इसलिए 18 में 3 का भाग भी चला जाएगा। ठीक है। तो ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय थी, जिसके अनुसार हमें पूरी प्रश्नावली में यही पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में इसमें एक टॉपिक और है कि कोई भी प्राकृत संख्या, यानी आप इसमें टॉपिक लगा लेना और यहाँ पे लिखना, कोई भी जो प्राकृत संख्या होती है एक मिनट,
कोई प्राकृत संख्या शून्य पर कब समाप्त होती है। यानी कोई प्राकृत संख्या शून्य पर कब समाप्त होगी, तो उसके लिए आप देखिए कोई भी प्राकृत संख्या होती है शून्य पर कब समाप्त होती है, ये इस चीज़ का ध्यान रखिए आप हमेशा कि कोई प्राकृत संख्या शून्य पर समाप्त कब होगी। यदि यदि संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 हो तो 2 व 5 हो तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी। शून्य पर समाप्त होगी। अच्छा, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अभाज्य गुणनखंड में 5 आना ही चाहिए। अगर 5 आ रहा है तो भी संख्या शून्य पर समाप्त हो जाएगी। तो अब देखिए जो इसका एग्जाम्पल 5 है, एग्जाम्पल 5 में हमने 4 एग्जाम्पल किए, 5वां एग्जाम्पल। तो 5वां एग्जाम्पल है कि इसमें एक दे रखा कि 4 की घात n, और इसमें पूछा गया है कि 4 की घात n क्या शून्य पर समाप्त होगी। तो हम क्या करेंगे, जब इसको हल करेंगे तो देखिए 4 के जो गुणनखंड होंगे वो हो जाएंगे 2 गुणा 2 और इसकी पावर क्या हो जाएगी n। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए तो इसमें जो मान आया है ये वाला मान, इसमें 2 तो आ गया परंतु 5 नहीं आया, 5 नहीं आया। तो इसलिए यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें 5 अकेला 5 आ जाए तो उस पर हम विचार कर सकते हैं, लेकिन ये संख्या जो 5 पर शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, एग्जाम्पल 6 में क्या है कि 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF एवं LCM ज्ञात कीजिए। HCF एवं LCM ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी कि ये होता क्या है। HCF और LCM होता क्या है कि जैसे हम 6 हमारे पास क्या है 6, तो 6 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरीके से। और जो 20 है, 20 में हम भाग लगाएंगे 2 का, तो ये गया 10 बार, फिर 2 का लगाएंगे 5, फिर 5 का लगाएंगे 1। तो इस तरीके से ये इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब जो 6 के जो गुणनखंड आए हैं वो आ गया देखो 2 की घात 1 और 3 की घात 1। 20 के जो गुणनखंड आए हैं हमारे पास, 20 के गुणनखंड आ गए 2 की घात 2 और 5 की घात 1। ठीक है, अब देखिए जो इसका HCF आएगा, HCF में क्या होता है कि जो गुणनखंड होते हैं, गुणनखंडों में उभयनिष्ठ
संख्याओं की छोटी घात, उभयनिष्ठ संख्याओं की छोटी घात लेंगे इसमें। तो देखो ध्यान दो, यहाँ पर जो उभयनिष्ठ है वो कौन कौन से हैं उभयनिष्ठ। देखिए 2 की घात 2, ये जो संख्या है ये उभयनिष्ठ है, यानी 2 और ये 2 उभयनिष्ठ है। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, मैंने क्या कहा कि उभयनिष्ठ गुणनखंडों में उभयनिष्ठ संख्याओं की छोटी घात, तो यहाँ पर 2 उभयनिष्ठ है, तो इसका जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ आ जाएगा हमारे पास 2। एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका 2, क्योंकि छोटी घात लेंगे। अब एलसीएम में क्या होता है, देखिए एलसीएम जो इसका होता है, तो एलसीएम में क्या किया जाता है, एलसीएम यानी उभयनिष्ठ जो घातें होती हैं, उभयनिष्ठ जो घात होती है, उभयनिष्ठ घात बड़ी एवं शेष संख्या ले लेते हैं इसमें। अब देखना इसका, जैसे उभयनिष्ठ यहाँ पर 2 की घात उभयनिष्ठ 2 है, 2 की घात 1 और इधर 2 की घात 2, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 की घात 2 बड़ी घात ले लिया हमने। इसके अलावा जो बच गया 3 बच गया और 5 बच गए, तो इनको भी शामिल कर लेंगे। तो इसका मान आ जाएगा 4 4 × 12 = 60। तो इस तरीके से ये इसका एलसीएम आ गया और ये आ गया एचसीएफ आ गया। ठीक है, तो 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम हम इस तरीके से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन एचसीएफ और एलसीएम में एक फ़ॉर्मूला और चलता है, तो उस फॉर्मूले को भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो इस सूत्र की सहायता से क्या किया जाता है कि जैसे कि मान लो अब यही एग्जांपल लेते हैं, जैसे छठा एग्जांपल हमने अभी किया ना, उस छठे एग्जांपल में देखो एक संख्या थी हमारे पास 6 पहली संख्या, और दूसरी संख्या थी 20। अब फॉर एग्जांपल जैसे एचसीएफ इसका था 2, तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है। जैसे एलसीएम लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो इसमें क्या करेंगे, एलसीएम जब निकालेंगे इसको, तो हम यहाँ पर इसको काट देंगे, तो ये कितने बार कटेगा, 3 बार। तो जो इसका एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ऐसे हम ऐसे पूरा एलसीएम भी इसमें याद करते हैं। यानी अगर आपको 2 संख्या दे रखी हो और उसका एचसीएफ दे रखा हो या एलसीएम, कहने का मतलब 1 2 3 4 4 मानों में से अगर किसी भी 3 मान दिए गए हैं, तो 3 मानों से हम क्या कर सकते हैं, चौथा मान निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे हम इसमें करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। हेलो स्टूडेंट, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 7। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इनके गुणनखंड करेंगे। जैसे 96 है हमारे पास, 96 के जब इसमें गुणनखंड किए जाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे कितना आ गया 48, फिर 2 का लगाएंगे कितना आ गया 24, फिर 2 का लगाएंगे कितना आ गया 12, फिर 2 का लगाएंगे आ गया 6, फिर 2 का लगाएंगे आ गया 3, और फिर 3 का लगाएंगे 1 आ जाएगा इसमें, इस तरीके से। ठीक है, हम अब निकालते हैं 404 का। 2 का भाग लगाएंगे 202, और 2 का लगाएंगे फिर आएगा 101। अब जो 101 है एक अभाज्य संख्या, इसलिए इसमें भाग जाएगा 101 का ही। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि जो 96 के जो टुकड़े हैं, 2 की घात 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घात कितनी आ गई 6, और 3 की घात कितनी आ गई 1। इसी तरीके से 404 है, तो 404 में देखिए 2 की घात 2 और 101 की घात कितनी आ गई 1। तो हम इसका जब एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ आ जाएगा देखिए छोटी घात 2 की घात 2, मतलब इसका एचसीएफ आ जाएगा आपका 4। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में देखो 2 की घात कितनी आएगी 6, 3 गुणा 101, 2 की घात 6 का मतलब हो गया 64, और 64 को जब 303 से गुणा किया जाएगा, तो इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा 96 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 7। इसके बाद में हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। तो देखिए एग्जाम्पल 8 को हम करते हैं। इधर हमारे पास 3 संख्या दी हैं 6। सबसे पहले 6 के गुणनखंड करो,
2 का भाग लगाएंगे, इसमें गया 3 बार। फिर 3 का लगाएंगे, इसमें गया 1 बार। इसी तरीके से जो 72 है, 72 में 2 का भाग लगाओ 36 बार चला जाएगा। फिर 2 का लगाओ 18, फिर 2 का लगाओ 9, फिर 3 का भाग लगाएंगे 3 और 3 तिया 9 होता है, तो ये आ जाएगा 3 कम 3 आ जाएगा 120। 2 का भाग लगाएंगे 60 आ जाएगा। 2 का भाग लगाएंगे 30 आ जाएगा। फिर 2 का भाग लगाएंगे 15 आ जाएगा। और फिर 3 का भाग लगाएंगे 5 आ जाएगा। और फिर लास्ट में 5 का भाग लगाएंगे 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से 3 संख्याओं के जो टुकड़े हुए हैं हमारे पास, 6 के जो टुकड़े हैं 2 की घात 1, 3 की घात 1। 72 हैं तो 72 के टुकड़े 2 की घात 3, 3 की घात 2। 120 में 2 की घात 3, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। अब देखिए HCF जो इसका निकलेगा, HCF में देखिए 2 की घात मैक्सिमम कितनी, छोटी कितनी है, 2 ही है, तो इसका 2 आ गया। 3 1, तो इसका HCF आ गया हमारे पास 6। HCF कितना है भाई, 6 आ गया। ठीक है। LCM की बात करें तो LCM में देखिए 2 की घात तो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 2 की घात 3, 3 की घात 2 और इंटू 5 आ जाएगा। अब देखो ये तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और ये यहाँ पर 4 और 9 36, मतलब 360 आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके सभी एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे इसमें करेंगे जो आपके क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चनों को हल करते हैं। देखिए प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है, प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है इसमें कि निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो, मतलब गुणनफल के रूप में लिखना है। तो इसमें सबसे पहले हम भाग लगाएंगे, 2 का भाग जा रहा है इसमें, कितनी बार गया, 70 बार। ठीक है। फिर 2 का लगाएंगे, इसमें 35 बार चला जाएगा। अब 2 का नहीं जा रहा, 5 का जाएगा, तो 5 का लगाओ, 7 बार गया, और 7 एकम 7 आ गया। ठीक है, ये ख़त्म हो गया। इसके बाद में ये देखो 2 का भाग जाएगा इसमें, तो ये आ गया आपका 78 आ गया। फिर हम इसमें लगाएंगे 2 का, तो ये आ गया 39। इसके बाद में हम लगाएंगे इसमें 3 का, 13 3 39, 13 एकम 13। अब ये देखिए इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0 से लेकर 0 2 4 6 8 नहीं है। अब 3 का देखते हैं, 7 8 15 15 3 18, तो मतलब 3 का भाग इसमें पूरा पूरा चला जाएगा। तो देखो 12 तिया 36, 2 बच गया, 7 तिया 21 और 5 तिये 15। फिर देखते हैं 12 12 2 14 1 15, फिर 3 का चला जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजू 15। फिर देखते हैं 7, अब नहीं जाएगा, 5 का लगाओ, 8 पंजू 40, 2 बज गया 25, फिर 5 का लगाओ 17, और फिर 17 आ जाएगा, 17 एकम 17। अब ये संख्या देखो, इसमें लगाओ 5 का, तो 5 का इसमें भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 5 एकम 5 0 0 0 1। इसमें देखो इसमें किसका जाएगा भाग, देखिए अब इसमें जाएगा 7 का भाग, तो 7 का लगाओ, मतलब नीचे तो जाएगा नहीं, 5 से ऊपर वाली संख्याओं का जाएगा। आपने देखा होगा इसमें 3 यहाँ पर देखो बढ़ते क्रम में जा रहा है, तो यहाँ पर 7 का भाग लगाओ, 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौक 28, और फिर 2 बच गया, 7 तिया 21, 143 आ गया। अब 143 है, इसमें जाएगा 11 का भाग, 11 एकम 11, 3 बच गया, तो 11 तिया 33, और लास्ट में इसमें चला जाएगा 13 का भाग। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन है और आज का भी लास्ट क्वेश्चन। देखिए 7429, सबसे पहले योग करके देखो, 11
11 4 15, 15 7 22। तो इसमें न तो 2 का जाएगा, न 3 का, न 5 का, न 7 का। तो हम इसमें 17 का भाग लगा के देखते हैं। 17 चौक 68, 6 बच गया। 17 × 51, यानी यहाँ पर कितनी बार गया? 17 चौक 68, 6 बच गया था। 51, 11 बच गया, 119। तो 119 आता है, 17 संते 119। इसके बाद में इसमें भाग लगेगा और बढ़ते हुए 19 का लगा के देखो। 19 दूनी 38, 5 बच गया। 19 30 57। फिर इसमें 23 का लगा दो, 23 से कम 23। तो इस तरीके से ये हमारे जो इसमें पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन में आपकी गुणनखंड होंगे। अगली जो क्लास होगी उस क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चनों को हल करेंगे जो कि गुणनखंडी है। ठीक है।